तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने फिजिक्स में सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है वो समझा था, है ना, और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे थे। और अगर याद करें सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता था, अगर एक सॉलिनॉइड है और उसमें हम एक अल्टरनेटिंग करंट या चेंजिंग करंट प्रोवाइड करते हैं। चेंजिंग करंट का मतलब जब हम स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं तब जो करंट में चेंज होता है, तो उसके वजह से, चेंजिंग करंट की वजह से अपने ही कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा होता था उसे हम सेल्फ इंडक्शन बोलते थे। आज के क्लास में हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की, और ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है ये आपका बेसिक बनाएगा अल्टरनेटिंग करंट का, या फिर बोल सकते हो अल्टरनेटिंग करंट का एक अप्लायंस का जो हमारे पास या आसपास मौजूद है ट्रांसफार्मर का, उसी का ये बेस बनाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, समझते हैं क्या है ये। मान लो आपके पास दो कॉइल है। सेल्फ में क्या होता था, एक ही कॉइल में अपने में करंट जा रहा था, अपने में ही करंट इंड्यूस हो रहा था। म्यूचुअल में क्या हो जाएगा, म्यूचुअल में दो कॉइल होंगे। एक कॉइल मान लो ये रहा, ये वाला कॉइल, जिसको मैंने क्या किया, एक बैटरी सब से के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एक बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया। अब अगर बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया और इस सर्किट को मैं क्लोज कर देता हूं तो इसमें से करंट पास करेगा, और अगर करंट पास करेगा तो इसी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे या नहीं बनेंगे? सॉलिनॉइड है ना, तो सॉलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा या नहीं बनेगा? अब अगर मान लो मैं उसी के पास एक और कॉइल रख दूं और उसी को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दूं, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दूं, तब क्या होगा, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा होगा या बन रहा होगा कॉइल 1 में, किसके वजह से? इस बैटरी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा होगा वो इस कॉइल के साथ भी लिंक्ड हो जाएगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से निकल रहा होगा वो इसमें से भी पास करने लगेगा, और अगर इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करने लगा तो यहां पे एक करंट बनेगा या नहीं बनेगा? जो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करवाएगा, और इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक कॉइल में हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरे कॉइल में हम करंट बना रहे हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो, अब बोलोगे सर मैं ऐसे बगल बगल में ना रख के अलग अलग पोजीशन पे ट्राई करूं, जैसे कि मान लो एक कॉइल ऐसे है और दूसरा कॉइल मैंने ऐसे रख दिया, तब भी क्या यहां पे करंट इंड्यूस होगा। अगर आप बोलोगे सर मैं ऐसे रखा एक कॉइल और एक कॉइल ऐसे रखा, तब भी क्या होगा, लेकिन फर्क किस में आएगा? फर्क आएगा करंट में, कितना करंट आप इंड्यूस में बना रहे हो। ठीक है, तो ये जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन का मतलब कैसे आप दो कॉइल को प्लेस कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है कि आपका इंड्यूस्ड करंट कितना बनेगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि एक कॉइल में जब आप बैटरी से सप्लाई करके करंट प्रोवाइड कर रहे हो तो उसी में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है उसके वजह से जो एक दूसरे कॉइल में कितना करंट इंड्यूस हो रहा है, और इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये समझते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन तो समझ गए, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन कितना बनेगा। अब अगर देखो यहां पे हमें पता है, मान लो यहां पे 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहे हैं। ठीक है, इसमें से 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहे हैं, और जब 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा होगा तब यहां पे मान लो इस वाले कॉइल में मान लो I1 करंट बना। ठीक है, अब इसमें से अगर मान लो 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना तो यहां पे जो करंट बनेगा क्या वो इस I1 से ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? कम बनेगा। जाहिर सी बात है, मान लो जो करंट बनेगा वो लेस देन I1 होगा या नहीं होगा? अगर मान लो मैं यहां पे 150 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दूं तो यहां पे मुझे करंट कितना मिलेगा? जो करंट बनेगा वो I1 से बड़ा होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें यह पता चल रहा है जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स लिंक्ड है
लिंक्ड फ्लक्स वो किसके बराबर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ, आई के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, करंट के साथ। और इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई मिलेगा, वेयर एम क्या है, एम इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझे या नहीं समझे? अब अगर हम आए ईएमएफ हमारा क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये होता है या नहीं होता? अब अगर इस फाई के जगह पे मैं ये एम आई डाल दूं तो कितना बन जाएगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम आई, और ये एम कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो माइनस एम डी आई बाई डी टी बनेगा या नहीं बनेगा? तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, माइनस एम इंटू डी आई बाय डी टी होगा या नहीं होगा? तो यहां से अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालूं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, ईएमएफ बाय नेगेटिव ईएमएफ बाय डी आई बाय डी टी बनेगा या नहीं बनेगा? तो अगर अब म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन क्या है उसको जरा लिख लेते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया, देखो, इट इज द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द नेबरिंग कॉइल। मतलब एक कॉइल में करंट चेंज होने पे दूसरे कॉइल पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स या जो करंट इंड्यूस होगा उसी फेनोमेना को हम बोलेंगे क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन। समझ में आया या नहीं आया? इसका एसआई यूनिट हो जाएगा आपका कितना, वही हेनरी, ठीक है, वही हेनरी होगा या नहीं होगा? समझे? चल, अब यहां पे मैं जो चीज बोल रहा था या बात कर रहा था कि कैसे कॉइल को रखे जाने पे जो करंट हमारा बनता है वो कैसे उस पे डिपेंड करता है। मतलब जो दो कॉइल को हम कैसे प्लेस करने पे जो इंड्यूस करंट मुझे मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, उस पे डिपेंड करता है। किस पे? ओरिएंटेशन पे। तो उसी पे हम एक डेरिवेशन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसको नोट डाउन कर लो, उस पे चलेंगे। तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास हमने देखा था कि म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस इन ए लॉन्ग सोलेनॉइड कितना होता है, वो देखा था। आज की क्लास में हम म्यूचुअल इंडक्शन देखेंगे वही सोलेनॉइड में। अब अगर म्यूचुअल इंडक्शन है तो जाहिर सी बात है मुझे कितने सोलेनॉइड की जरूरत होगी, दो सोलेनॉइड की। तो यहां पे जो दो सोलेनॉइड लिया जाएगा वो कैसे होंगे, वो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स होंगे। अब कोएक्सियल का मतलब क्या होता है, दोनों सोलेनॉइड का एक्सिस सेम हो। अब दोनों सोलेनॉइड का एक्सिस सेम कब हो सकता है, इसमें दो केसेस अराइज करते हैं। एक तो ये हो सकता है, ये मान लो एक सोलेनॉइड, ये उसका एक्सिस हो गया, और दूसरा सोलेनॉइड ये हो गया, इसको भी हम कोएक्सियल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस टाइप के सोलेनॉइड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम अभी जो सोलेनॉइड के बारे में बात करेंगे वो कोएक्सियल होंगे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होंगे। मतलब समझना बात को, ये मान लो एक कॉइल, ठीक है, और दूसरा मान लो ये कॉइल। ठीक है, अब क्या है, ये दो कॉइल्स मैंने बनाए हुए हैं, एक है रेड कलर का कॉइल, दूसरा है ब्लू कलर का कॉइल। अब दो अलग अलग कलर में इसलिए बताया हूं ताकि आपको समझ में आए, कंफ्यूज ना हो इसमें, ठीक है। तो जो रेड कलर का कॉइल है वो मैं मान लेता हूं क्या है, S1, ठीक है, S1 मान लेता हूं, और जो ब्लू कलर का कॉइल है उसको मैं S2 मान लेता हूं, ठीक है। अब इन दोनों का यहां पे कंडीशन क्या है, इन दोनों का जो रेडियस है, क्या है, जो रेडियस है दोनों कॉइल का वो रेडियस सेम है,
ठीक है, दोनों कॉइल के लिए जो रेडियस है वो सेम है, और जो दोनों कॉइल का लेंथ है वो मान लो वो है L है, मतलब दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। मतलब अब रेडियस अगर सेम हुआ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है और लेंथ भी सेम है। ठीक है, हम ये मान के चल रहे। चलो अब इसमें मान लो जो रेड वाला है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लो N1 है, कैपिटल N1, और जो ब्लू वाला है उसमें मान लो नंबर ऑफ टर्न्स मान लो N2 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स मान लो N2 है। अब आते हैं बातों को समझने में। मैं क्या करता हूं, पहले S2 जो है, इन S2 मैं पावर सप्लाई दे देता हूं। क्या कर देता हूं, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। अब अगर इसी को S2 को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ये S2 एक सोलेनॉइड है या नहीं है? तो अगर S2 को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो एक मैग्नेटिक फील्ड या एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इन दिस सोलेनॉइड S2 में। तो मैग्नेटिक फील्ड इन S2 कितना बनेगा? कॉइल 2, ये S है, S2 है, S2 कितना बनेगा? B इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला याद है या नहीं है? मान लो B2 बना, मैं सब में 2 ले रहा हूं तो B2 बनेगा। तो इस कॉइल या S2 सोलेनॉइड में B2 मेरा कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू I2, और I2 क्या है? जो करंट इसमें से जा रहा होगा, जो मैंने सप्लाई किया हुआ है इस बैटरी से, है ना, I2 इंटू स्मॉल n2, और वेयर स्मॉल n2 मेरा कितना होता है? स्मॉल n2 इज इक्वल टू कैपिटल N2 बाय L होता है ना। स्मॉल n2 क्या होता है, या स्मॉल n क्या होता है? टर्न डेंसिटी। याद अगर आ रहा होगा या नहीं होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड इन S2 मेरा कितना हो जाएगा? B2 इज इक्वल टू कितना है? म्यू नॉट इंटू I2 इंटू N2 होगा या नहीं होगा? तो अब इस मैग्नेटिक S2 के वजह से S1 में कितना फ्लक्स बन रहा होगा? अब मैग्नेटिक फील्ड इतना बना ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन S1 कितना होगा? अब देखो यहां पे बात क्या है, एज बिकॉज ये कोएक्सियल है और दोनों एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड S2 में बन रहा होगा सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड S1 के साथ लिंक्ड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। इसलिए मैंने ऐसा लिया। अगर मैं ऐसे साइड बाय साइड लेता तो इसमें चांसेस होते हैं सारे के, अगर इसमें 100 मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, इसमें से हो सकता है 80 जाए, कुछ ना कुछ लॉस होने के चांसेस होते हैं। अगर मान लो मैं ऐसे बनाया और एक ऐसे बनाया, तो अगर इसमें से मैं 100 बना रहा हूं, इसमें से 10 जाने के चांसेस है लिंक होने के। इसीलिए टू मेक माई जो क्या म्यूचुअल इंडक्शन फुल प्रूफ, मतलब कोई लॉस ना हो मेरे हिसाब से, हालांकि लॉस होता है लेकिन लॉस ना हो, मैं क्या बनाया, इसको उसके ऊपर ही लपेट दिया ताकि एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का लॉस ना हो। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन S1 में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा? φ1 मान लो बन गया φ1, और φ1 इक्वल टू कितना होता है? लास्ट क्लास पढ़ाया था, लास्ट क्लास बताया था, फाइ कितना हो जाएगा? BAN, ये होता है ना, BAN होता है, और ये B क्या होगा? कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? ये वाला मैग्नेटिक फील्ड B2, और ये N क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ S1, तो BAN1 ये बनेगा। वेयर A हमारा क्या है? A इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एज बिकॉज मेरा दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, पाई आर स्क्वायर। ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब यहां पे B2 के जगह पे मैं अगर ये वाला वैल्यू डाल दूं तो φ1 मेरा कितना बन जाएगा, म्यू नॉट इंटू I2 इंटू N2 इंटू A इंटू N1, ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो अब म्यूचुअल इंडक्शन कितना बन जाएगा, देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्शन कितना हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन किस में बन रहा है, 1 में बन रहा है, किसके वजह से बन रहा है, 2 के वजह से बन रहा है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, M12 म्यूचुअल इंडक्शन ऑन कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2, M12 कितना हो जाएगा, फ्लक्स φ1 बाय करंट, टोटल करंट ना, फ्लक्स क्या होता था अभी बताया था, M इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, फाइ बाय सॉरी हाँ डी आई बाई डी, सॉरी क्या बोल रहा था, फाइ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई, तो फाइ इज इक्वल टू एम आई, तो एम इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, फाइ बाय आई, ये होगा ना। और ये आई कौन सा करंट था, जो जिसमें आपने ये करंट बनाया है, दिया है, तो φ1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, I2 करंट जा रहा है ना कॉइल 2 में, तो φ1 डिवाइडेड बाय I2, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I2 N2 A इंटू N1 डिवाइडेड बाय I2 गेट्स कैंसिल, तो कितना बचा, म्यू नॉट N2 A N1 बाय N1, इतना बचा। अब अगर जैसे ही N2 इक्वल टू कैपिटल N2 बाय L है, वैसे ही N1 टर्न डेंसिटी मेरा कितना हो जाएगा, कैपिटल N1 बाय L, ये होगा। तो यहां से अगर मैं कैपिटल N1 निकालूं तो कितना हो जाएगा, स्मॉल n1 इंटू एल होगा, होगा या नहीं होगा। तो इस n1 के जगह पे मैं अगर ये स्मॉल n1 इंटू एल डाल दूं, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सजा के लिख दूं तो कितना होगा, म्यू नॉट n1 n2 a इंटू एल, होगा या नहीं होगा। M12 मुझे इतना मिल गया। अब ये किस फॉर्म में है, ये इन टर्म्स ऑफ क्या है, इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल सॉरी टर्न डेंसिटी है ना, टर्न डेंसिटी है। और अगर इन टर्म्स ऑफ आप लिखना चाहो नंबर ऑफ टर्न्स तो कितना होगा, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, कितना आया, म्यू नॉट इंटू स्मॉल n2 इंटू ए इंटू n1, ये था ना। M12 मेरा कितना था, म्यू नॉट इंटू n2 इंटू ए इंटू n1, ये था। अब इस स्मॉल n2 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल N2 बाय L लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल N1 इंटू कैपिटल N2 इंटू ए बाय एल। ये भी आपका म्यूचुअल इंडक्शन का एक फॉर्मूला आ गया। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना, और अगर इन टर्म्स ऑफ टर्न डेंसिटी निकालना है तो ये वाला इस्तेमाल करना। समझ में आया या नहीं आया? अब इसमें हल्का सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करें, देखो यहां पे मैंने क्या किया था, इसमें बैटरी लगाया था, है ना। अब मान लो मैं इसमें बैटरी लगाता हूं, ठीक है। मान लो मैं बैटरी को इधर से हटाया और इधर से मैंने बैटरी जोड़ दिया, और बैटरी जोड़ा तो जो करंट गया, मान लो वो I1 करंट गया। कितना करंट गया, I1 करंट गया। तब क्या होगा चेक करते हैं। अगर I1 करंट जा रहा है तो B1 मेरा कितना होगा, अगर कनेक्शन यहां पे कहां दिया गया, इन S1 मेरा दिया गया, अगर S1 में मेरा कनेक्शन दिया गया तो
B1 मेरा कितना हो जाएगा, मैं और वो डेटा डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना। B1 मेरा कितना बनेगा, म्यू नॉट इंटू I1 इंटू स्मॉल n1, ये होगा या नहीं होगा। और उसी की वजह से फ्लक्स मेरा कितना बनेगा, φ2, क्योंकि अगर करंट इसमें जा रहा है तो फ्लक्स किस में बनेगा, S2 में बनेगा। तो φ2 मेरा कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू म्यू नॉट B1 इंटू A इंटू कैपिटल N2, ये बनेगा। तो देयरफॉर φ2 मेरा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 इंटू स्मॉल n1 इंटू A इंटू N2, ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 मेरा कितना बनेगा, अब ये 21 हो गया ना, T1 मतलब म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू 1, तो कितना हो जाएगा, M21 कितना हो जाएगा, M21 विल बी इक्वल टू φ2 बाय B1, सॉरी φ2 बाय I1, ये बनेगा। तो दैट विल बी इक्वल टू φ2 कितना है, म्यू नॉट I1 इंटू N1 इंटू A इंटू कैपिटल N2 डिवाइडेड बाय I1। तो I1 गेट्स कैंसिल्ड, तो कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ टर्न डेंसिटी, म्यू नॉट N1 A स्मॉल N2 इंटू L। इसको अगर थोड़ा सजा के लिखें तो कितना होगा, M21 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 इंटू L, आएगा या नहीं आएगा। और अगर इसको इन टर्म्स ऑफ टर्न डेंसिटी लिखें तो M21 मेरा कितना है, सॉरी ये तो टर्म डेंसिटी हो गया TD, ये हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स, कितना हो जाएगा, M21 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 के जगह पे क्या हो जाएगा, कैपिटल N1 बाय L, सॉरी N1 तो पहले से ही था ना, हाँ सॉरी N1 के जगह पे कैपिटल N1 बाय L इंटू N2 मेरा कितना है, N2 तो पहले से ही था, N2 इंटू A, ये आ गया M21 और M12। अब अगर यहां पे ध्यान से देखो M12 इज इक्वल टू M21 है या नहीं है, तो इसी को मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस M बोल देता हूं। तो चाहे आप इसमें बैटरी लगाओ इसमें निकालो, या इसमें बैटरी लगाओ इसमें निकालो, दोनों में सेम करंट बनेगा, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए दोनों का लेंथ बराबर हो, और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और कोई सिलेबस में चीज नहीं है। अलग अलग केसेस में जेई या एंट्रेंस वगैरह में वो केसेस हैं, अगर मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होता या एक बड़ा होता, तब वहां पे अलग अलग चीजें आती हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अभी के लिए बोर्ड्स के लिए इतना दिमाग में रखो। तो यहां पे अगर हम देखें, दोनों फॉर्मूले को देखें, ठीक है, दोनों फॉर्मूले को देखें, जो M21 निकला और M12 निकला, ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है ये किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्शन, हेडिंग क्या दोगे, फैक्टर्स ऑन विच M डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है। पहला चीज अगर देखें तो किस पे डिपेंड कर रहा है, N1 इंटू N2 पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 इंटू N2, मतलब जितना ज्यादा टर्न्स उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, इस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन इज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन एरिया ऑफ, और इस ए को हम क्या बोलते हैं, कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब दोनों जब सेम हो तभी, ठीक है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब जितना
लंबा उतना कम म्यूचुअल इंडक्शन। तो तीसरा यहां पे क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। और चौथा किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर यहां पे अभी हम यहां पे क्या मान के चले, इसके अंदर एयर है या फिर वैक्यूम है। अगर मान लो मैं इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल डाल देता, मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब जैसे मान लो आयरन डाल दो, जो मैग्नेटिक, जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, तब क्या होगा, तब म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ जाएगा। तो वो परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। उसमें से इन तीन में से कोई एक ऑप्शन देगा और एक चौथा को गलत ऑप्शन दे देगा। तो ये फैक्टर्स दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू बन सकता है। हर एक छोटी छोटी चीजों से एमसीक्यू बन सकता है, तो सबको पढ़ के जाना, ठीक है। इसी के साथ आपका जो म्यूचुअल इंडक्शन का थ्योरी या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर खत्म होता है। अभी हम ये जो म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चंस लिखेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। मान लो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स इफ ए करंट change of 6 ampere in one coil causes the flux in the second coil of 200 turns in change by 12 into 10 to the power minus 4 Weber per turn, ठीक है। अब देखो यहां पे गिवन क्या क्या है। पहले तो यहां पे गिवन है, सॉल्यूशन में आते हैं, करंट आई हमें गिवन है 6 एम्पियर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंड कॉइल गिवन है, मान लो N2 मुझे गिवन है 2000 टर्न्स। और क्या गिवन है, टू चेंज बाय 12 into 10 to the power 4 minus 4 वेबर पर टर्न, मतलब फ्लक्स पर टर्न कितना गिवन है, पर टर्न आपको गिवन है 12 into 10 to the power minus 4 वेबर, ठीक है। तो नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स मेरा कितना हो जाएगा, फ्लक्स पर टर्न इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू, ये होगा या नहीं होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, फ्लक्स पर टर्न 12 into 10 to the power minus 4 into 2000। तो ये कितना हो जाएगा, नेट 2.4 होगा, ये 24, ये 30, ये हट गया तो 2.4 वेबर बनेगा या नहीं बनेगा। तो नेट फ्लक्स मेरा कितना बना, 2.4 वेबर। अब मुझे क्या पूछा है, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो M इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स बाय करंट 5/I। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 2.4 डिवाइडेड बाय 6 होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 हेनरी होगा या नहीं होगा। समझ में आया। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे क्या बोला है, एन ईएमएफ ऑफ 0.5 वोल्ट इज डेवलप्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। चलो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉल्यूशन पे आते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ मुझे कितना मिला, 0.5 वोल्ट। When current in primary coil changes from 5 ampere to 2 ampere in 300 millisecond, तो इसका मतलब मुझे क्या गिवन है, di/dt गिवन है। तो di मेरा कितना गिवन है, चेंज इन करंट कितना हो जाएगा, 5 से 2, मतलब घट रहा है। तो कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 2 - 2 और इनिशियल कितना है 5, तो 2 - 5 विच इज इक्वल टू -3 एम्पियर। और टाइम dt मुझे कितना गिवन है, 300 मिली सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू कितना, 300 इंटू 10 to the power -3 सेकेंड होगा या नहीं होगा, होगा। अब मुझे क्या पूछा है,
कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स। तो ईएमएफ पूछा है, चलो ठीक, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है। अब ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस एम इंटू डी फाई बाय डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला होता था ना, होता था। तो m इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, माइनस ई बाय डी आई बाई डी टी, ये होगा। अब ईएमएफ मेरा कितना है 0.5, तो माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय डी आई कितना है -3 बाय 300 इंटू 10⁻³ होगा या नहीं होगा। इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस गेट्स कैंसिल्ड, तो दैट विल बी इक्वल टू लगभग 0.05 हेनरी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया। चलो इन दो क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है, ओवर ए सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ, सोल्यूशन पे आते हैं। 50 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, तो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड एल आपको कितना गिवन है 50 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू कितना मीटर होगा 50 इंटू 10⁻, कितना 50 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर -2, या फिर 0.5 मीटर, ये होगा ना 0.5 मीटर। एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर, आर आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू कितना मीटर 0.02 मीटर। एंड हैविंग 500 टर्न्स, मान लो N1 गिवन है आपको 500 टर्न्स, इज वुंड अनदर वायर ऑफ 50 टर्न्स, N2 आपको गिवन है 50 टर्न्स, ठीक है, नियर द सेंटर। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो M इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0 इंटू N1 इंटू N2 इंटू A डिवाइडेड बाय L, ये फॉर्मूला अभी पढ़े हैं। तो कितना हो जाएगा, बस वैल्यू डालना है। μ0 गिवन है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू N1 है आपका 500, N2 है आपका 50 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई इंटू 0.02 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ आपका गिवन है 0.5। और इसको अगर आप सॉल्व कर देते हो तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 78.96 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी, ये आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आईसीसी वाले बच्चे, और नॉर्मल सीबीएसई वाले बच्चे हाथ से सॉल्व करना। ठीक है, ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ। और पूछा है एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इफ द करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to 5 एम्पियर इन 0.02 सेकेंड। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड मेरा कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, ये होता है ना। तो माइनस एम कितना निकला 78.96 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डी आई मेरा कितना होगा, चेंज इन करंट कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 to 5 एम्पियर चेंज हो रहा है। तो 0 to 5 एम्पियर अगर चेंज होगा तो कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 - 0 5 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में 0.02 सेकेंड। और इसी को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको कितना मिल जाएगा, -19.74 MV मिली वोल्ट, इतना ईएमएफ आपका इंड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए सोलेनॉइड विथ 5000 टर्न्स, N1 आपको गिवन है मान लो 5000 टर्न्स, N2 आपको गिवन है 200 टर्न्स, यहां पे देखो 200 टर्न्स ऑफ अनदर वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए आपको गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻4, यहां पे डायरेक्ट दे दिया गया है। और μ0 आपको दे दिया गया है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये अब पूछा है कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0 इंटू N1 इंटू N2 इंटू A डिवाइडेड बाय लेंथ। अच्छा, यहां पे लेंथ गिवन नहीं है, देखो शायद क्वेश्चन में मैंने कुछ छोड़ दिया। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ यूनिट लेंथ, यहां पे मैंने एक चीज छोड़ दिया था क्वेश्चन में, वो चेंज कर लेना। ठीक है, ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ मतलब लेंथ यहां पे कितना है 1 मीटर। ठीक है, तो
तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर लेना, ठीक है। ऑफ यूनिट लेंथ, लेंथ इसका L आपको 1 मीटर गिवन है, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू N1 आपका गिवन है 5000 और N2 आपका गिवन है 200, एरिया गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय L 1 होता है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यू आ जाएगा 5.02 इंटू 10⁻⁻4, 5.02 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में से मिलेंगे या इस टॉपिक में से मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो खत्म होता है। अभी क्लास के बाद मैं जो ग्रुप है हमारा वहां पे एक आपको पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है। पीडीएफ भेजूंगा, वहां पे कुछ एमसीक्यूज हैं, सिलेक्टेड एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आज रात उसी एमसीक्यू 20 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज आप अच्छे से कर लेना। कल के क्लास में हम पहले उसको डिस्कस करेंगे सारे एमसीक्यूज को, उसके बाद वाले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज थोड़ा प्रैक्टिस करना भी जरूरी है क्लास में। तो मैं अभी क्लास खत्म होते ही तुरंत के तुरंत आपको भेजूंगा, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। हालांकि मैं ग्रुप में मेंशन भी कर दूं, मैसेज में मेंशन कर दूंगा कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन तक करना है, ठीक है। चलो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर क्या, एमसीक्यूज के साथ, ठीक है। चलो बाय बाय। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर है उसका थ्योरी वाला पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा वो आपका एमसीक्यू के बेसिस पे होगा, तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपका टर्म 1 में एमसीक्यूज के रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट मैं रेगुलरली अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।